हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमन अपनी 5 बेटियों की शादी करने के बाद सुकून से अपने घर बैठे थे कि तभी शोभा पूरे घर को निहारते हुए अमन से कहती है, बेटियों के जाने के बाद घर कितना खाली खाली सा हो जाता है ना। कल तक 5 इस घर में चहकती डोलती थी, अब 2 अलग अलग आंगन में हमारी 5 कलियां खिलने गई हैं। हाँ, अब बस 5 अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ले, बस और क्या चाहिए। अमन और शोभा अपनी 5 बेटियों कोमल, गीता, पूनम, अंजू और प्रीति की शादी करके खुश थे। अब समय गुजरता है और 5 बेटियां अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन लगभग शादी के 3 महीने बाद 5 की 5 एक साथ अपने सामान को लिए अपने मायके के दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ को आवाज लगाकर कहती है, माँ कहाँ हो? देखो हम आ गए। शोभा और अमन कमरे से बाहर आते हैं और अपनी 5 बेटियों को ऐसे सामान के साथ अपने घर की दहलीज पर खड़ा देखकर कहते हैं, बेटी ये सब क्या है? तुम 5 एक साथ अपने ससुराल से मायके आ गई, क्या हुआ? और ये सामान कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? हाँ मेरी बच्चियों, मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। अरे ऐसे कैसे बहुओं को एक साथ मायके भेज दिया? ये कोई बात थोड़ी होती है, मैं समझाऊंगी। अपने माता पिता की बातें सुनकर 5 बहनें पहले एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर 5 एक साथ हंसने लगती है, जिसके बाद सबसे बड़ी बेटी कोमल कहती है, अरे माँ पापा शांत, हम 5 एक साथ आपको सरप्राइज देने आई थी, ना कि टेंशन देने। और कोई बात नहीं हुई, बल्कि बात तो खुशी की है। खुशी की बात? लेकिन क्या? माँ, हम 5 माँ बनने वाली है। कोमल और मैं 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और पूनम, मंजू और प्रीति 1 हफ्ते की, इसलिए हमारी सास ने हमें मायके भेज दिया। हाँ माँ, क्योंकि वो क्या है ना कि माँ जी का कहना है कि औरत का पहला बच्चा उसके मायके में होता है और वो चाहती थी कि हम समय रहते ही मायके चली जाएं, ताकि बाद में सफर करने में बच्चे को कोई दिक्कत न हो जाए। अरे वाह, मैं नाना बनने वाला हूँ। अरे भगवान, तुम नानी बनने वाली हो। तुम्हारी 5 बेटियों की गोद भर गई। जी आपने सही कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम 5 अब खड़ी मत रहो, अंदर आओ। शोभा अपनी 5 बेटियों का स्वागत करती है और अब 5 ही माँ बनने वाली थी, तो उसी हिसाब से वो रोज ही अपनी बेटियों को खाने के लिए पौष्टिक चीजें और फल देती है। ऐसे ही एक शाम शोभा अपने पति अमन को घर में दूध खत्म होने पर कहती है, सुनते हो जी, वो क्या है ना, घर में दूध खत्म है, तो जरा आप ले आओ दुकान से और महंगे वाला लाना जिसमें पानी नहीं मिला होता। ले तो आऊँ मैं भगवान, लेकिन पैसा कहाँ है? पता है दुकान से उधार ला रहा हूँ सामान। अरे तो आपने बताया क्यों नहीं? रुको मैं पैसे देती हूँ। मैंने कुछ पैसे जोड़े थे घर खर्चे कि अगर बेटियों में किसी की खुशखबरी हुई तो उनके घर तोहफे भिजवाने पड़ेंगे। तो अब जब वो बेटियाँ ही यही हैं तो वो पैसे अभी ही काम आ जाएंगे। चलो ठीक है, लाओ दे दो। शोभा अमन को पैसे दे देती है, लेकिन अपने माँ बाप की ये बातें उनकी 5 बेटियां सुन लेती हैं, जो अपने कमरे में जाकर कहती है, ये तो माँ जी ने गलत किया ना। वैसे उनको इस बच्चे का बहुत मोह है। जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो नजर उतारी सब किया, और देखो खर्चे से बचने के लिए फिर हमें मायके भेज दिया। हाँ दीदी, हमारी माँ जी ने भी यही कहा। पता है, मेरी ननन को तो उन्होंने आने ही नहीं दिया। पहला बच्चा ससुराल वालों की देख रेख में होगा तो सही रहेगा, और खुद ने अपनी बहू को बच्चे को जन्म देने के लिए मायके भेज दिया। माँ, पापा ने पहले ही बड़ी मुश्किल से हम 5 की शादी की है। वो तो शुक्र है कि एक साथ हमारी शादी हो गई, वरना अलग अलग होती तो खर्चा कितना बढ़ जाता। 5 अपने माता पिता पर आए खर्चों की बातें कर रही थी, लेकिन शोभा और अमन अपनी बेटियों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही करते करते 8 महीने बीत जाते हैं और एक शाम जब सभी एक साथ हॉल में बैठे होते हैं तो शोभा के पास कोमल और पूनम की सास का कॉल आता है, जो शोभा से गोद भराई के फंक्शन की कहती है। कॉल कटने के बाद शोभा अपनी बेटियों से कहती है, कोमल और पूनम बेटा, तुम्हारी सास का फोन आया था, पूछ रही थी कि गोद भराई का फंक्शन कब है। वैसे किसी जरूरत के लिए उनसे फोन नहीं होता, और अब कॉल करके बोला भी तो गोद भराई के फंक्शन के लिए। इतने में ही शोभा का फोन दोबारा बजता है और इस बार उसकी बाकी की 3 बेटियों की सास का कॉल आता है, जो उससे गोद भराई के फंक्शन की डेट के बारे में पूछती है, जिस पर शोभा बोलती है, बहन जी अभी डेट फिक्स नहीं करी, जल्दी ही आपको बता दूंगी कब की डेट निकालेंगे पंडित जी। अच्छा अब रखती हूँ।
किसका फोन था अब माँ? तुम्हारी और अंजू प्रीति की सास, वो भी गोद भराई के फंक्शन के बारे में पूछ रही थी। हाँ, उनको वैसे खुद खर्चने में मौत आती है, पता नहीं इतना पैसा बचाकर कहाँ ले जाएंगी। बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारी सास है वो, और जब तुम अपने मायके में हो तो तुम्हारी गोद भराई करवाना तो हमारा ही फर्ज है। तुम चिंता मत करो, मैं अलग अलग मुहूर्त निकलवाता हूँ गोद भराई का। नहीं पापा, गोद भराई होगी तो एक दिन एक साथ, इसलिए आप अलग अलग मुहूर्त मत निकलवाइए। शोभा अकेले में जाकर अपने पति को अपने कुछ गहने गिरवी रखकर पैसे लाने को कहती है, ताकि उसकी 5 बेटियों की गोद भराई का फंक्शन हो जाए। तो उसी शाम घर में कोमल का पति विशाल और अंजू का पति अंगद अपनी पत्नियों से मिलने आता है, और विशाल कोमल के बेबी बम पर कान लगाकर बोलता है, अरे मेरा बेबी कह रहा है उसने पापा को बहुत मिस किया। सच में पापा ने भी आपको बहुत मिस किया। डोंट वरी बच्चे, आप जल्द ही पापा की गोदी में होगे। क्यों पापा के पास क्यों? 8 महीने में आपको अब टाइम मिला है अपनी पत्नी से मिलने का। और तो और माँ जी ने गोद भराई की सारी जिम्मेदारी हमारे माँ बाप पर डाल दी। जब इनको 9 महीने हम अपने मायके में ही पाले तो पैदा करने के बाद ससुराल क्यों आए? सही कहा दीदी ने। अरे 5 बेटियों की गोद भराई, वो भी अलग अलग, कैसे करवाएंगे हमारे माँ बाप? जरा सोचा आप सबने? बस फोन करके ऑर्डर दे दिया, गोद भराई रख लो। देखिए जीजा जी, आप भी तो पिता बनने वाले हो, तो आपको भी तो पता होगा, आपके भी खर्चे बढ़ेंगे। हमारे माता पिता तो 5 बेटियों को पाल के शादी करके भेज चुके हैं। उसके बाद अब वो उनकी गोद भराई भी करवाने वाले हैं, पैसे उधार ले रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए सारा फर्ज क्या उनका है? आप भी तो इन बच्चों को कुछ लगोगे ना। माँ जी अब भी तो दादी बनेंगी। तुमने सही कहा गीता, ये बच्चे हमारे घर के हैं, इसीलिए गोद भराई का खर्चा हम उठाएंगे। बस गोद भराई होगी मायके में ही। जब इतना समय बच्चे यहाँ रह रहे हैं तो अब तो उनका जन्म भी नाना नानी के घर होगा, और गोद में भी पहले ही वो लेंगे। हाँ, हम अभी मम्मी पापा से बात करते हैं कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आखिर अपनी पत्नियों की भावनाएं समझकर विशाल और अंगद अपने भाइयों और माँ को भी ये बात समझा देते हैं, और गोद भराई की तैयारियां तो मायके में होती है और खर्चा ससुराल वाले करते हैं। साथ ही गोद भराई के दिन कोमल की सास विमला वहाँ आकर शोभा से कहती है, बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहू और उसके बच्चे को घर में संभाल कर रखा। मैं हमेशा अपने पोता पोती को ये बताऊंगी कि उनकी नानी ने अपने घर में उनकी माँ को संभाला जब वो उनके पेट में थे। बहन जी कैसी बातें करती हैं आप? ये तो मेरा फर्ज है, आखिर 5 बेटियों की माँ हूँ। लेकिन फर्ज तो हमारा भी था जो हम भूल गए थे। खैर चलिए, अब सब सही है, आइए गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। 5 बेटियां सुंदर से लहंगे में आकर सोफे पर बैठ जाती हैं और गोद भराई की शुरुआत होती है। शोभा और अमन ही शुरुआत करते हैं, जो अपनी 5 बेटियों के होने वाले बच्चों को एक एक सोने की चैन गोद भराई में देते हैं। अपनी माँ बाप की हालत ठीक ना होने पर भी उनको अपने होने वाले बच्चों को इतने महंगे तोहफे देते देखकर 5 बेटियों की आंखें भर आती हैं, और वो 5 उन्हें गले लगाकर कहती है, माँ पापा आप दुनिया के बेस्ट माँ बाप हो। पिया एक खुल के जीने वाली लड़की थी। वो अपनी माँ बबली और पिता सुभाष के साथ रहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती थे उसके रिश्तेदार, जो आए दिन उसकी जिंदगी को झंड बनाने का मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन पिया के घर उसके गांव से 2 रिश्तेदार आते हैं, जिनका नाम सरला और जमुना होता है, जिन्हें देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे सरला बहन जी और जमुना बहन जी, आइए आइए, स्वागत है। आ गए जी। और बताओ कैसे हो आप सब? बच्चे कैसे हैं? हाँ जी सब ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो? सब बढ़िया जी बढ़िया। वैसे बच्चे नहीं दिख रहे। बेटा काम पर गया है, पिया अपने कमरे में है, अभी बुलाती हूँ। पिया नीचे आजा, देख गांव से मासियाँ आई हैं। पिया अपनी माँ की बात सुन लेती है और वो अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, आ गए मेरे पनौती रिश्तेदार। हे भगवान, आपको मुझसे इतनी क्या दिक्कत है जो इन रिश्तेदारों को आए दिन राहु केतु बनाकर मेरी कुंडली में भेज देते हो? पिया अपने कमरे से नीचे आती है, जहाँ वो दोनों रिश्तेदारों को बैठकर नाश्ता करते देखती है और मन ही मन में बोलती है, अभी तो नाश्ता खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारा खून पिएगी। भैंस की आग, मन तो करता है ना इनके खाने में लूज मोशन की दवाई मिला दूं। पूरा दिन बाथरूम में पड़े रहेंगे ना, तब अकल आएगी। अरे आ गई पिया,
बहुत बड़ी हो गई है तू तो। नमस्ते मासी, कैसी हैं आप? कैसे आए? कब जाएंगी? अरे रे, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। सब ठीक है, और अभी तो आए हैं, 2-4 दिन रहकर ही जाएंगे। माँ, आप इन सब के साथ नाश्ता करो, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। इतना कहकर पिया घर से निकल जाती है और अपने दोस्त अभी को मिलने बुलाती है। कुछ देर में अभी अपनी बाइक से पिया की बताई जगह पर आता है, जिसके बाद दोनों साथ में एक कैफे में कॉफी पीने जाते हैं और वहां जाकर पिया उससे बोलती है, यार मेरे घर पर 2 पनौती आई हुई है यार। जब भी कोई रिश्तेदार आता है ना मेरा घर, मुझे अपना घर है ना जेल जैसा लगने लगता है। मन करता है बस भाग जाऊं वहाँ से। पर ऐसा क्यों? कुछ कहती है क्या वो? कुछ? अरे ये पूछो, क्या कुछ नहीं कहती। मेरे बाहर जाने पर तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम है ना कि जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरी मम्मी को बोलेगी, बबली लड़की को ऐसे घर से बाहर मत जाने दिया करो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। अच्छा, और क्या क्या बोलती हैं? ज्यादा देर सो जाऊं तो बोलेंगी कि लड़की है, इतनी देर नहीं सोना चाहिए, साला एग्जाम हमारा होता है, टेंशन ये लेते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, आगे क्या करना है। जैसे तो इन्होंने अपने बच्चों को प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ दिया। अरे बस बस, तू तो प्यार का पंचनामा की पूरी कार्तिक आर्यन हो रही है। उसको गर्लफ्रेंड का रोना था, तुझे रिश्तेदारों का। चलो मैं जाती हूँ यार, फिर कभी मिलूंगी तुमसे। इतना बोलकर पिया घर आ जाती है, जहां आकर वो देखती है कि उसके पापा काम से आने के बाद उन रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं और वो पिया को देखकर बोलती है, आ गई प्रिया, देख तेरे लिए रिश्ता बताया है। मुझे नहीं देखना और ना ही मुझे शादी करनी है। पर बेटा, एक ना एक दिन तो करनी ही है ना, और यही सही उम्र होती है शादी करने की। मेरी तो 16 की उम्र में शादी हो गई थी। अरे हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं था, बस जहाँ उन्होंने बोला आंख बंद करके कर ली शादी। पर मैं आपकी तरह अंधी नहीं हूँ। भगवान ने मुझे 2 आंखें दी है सही सलामत। मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। पिया, ये क्या तमीज है बड़ों से बात करने की? और क्या गलत बोला इन्होंने? तेरी उम्र ही हो गई है शादी लायक। देखिए पापा, मुझे इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करनी। कहीं मैं गुस्से में कुछ ऐसा ना बोल दूं कि आप सबके कानों से खून निकल जाए। इतना बोलकर पिया अपने कमरे में ऊपर जा रही होती है। तभी पीछे से उसके पिता गुस्से से बोलते हैं, देख रही हो ना, ये ज्यादा आजादी देने का नतीजा है। हमेशा लाड प्यार से रखा, इसलिए आज हमारी इज्जत नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, वो थोड़ी गुस्से में है, शादी की बात सुनकर अपसेट हो जाती है। और वैसे भी अभी उम्र ही क्या है। अभी नहीं है तो? सुभाष इससे आगे बोलता, इतने में ही उसके फोन पर उसकी साली राधा का कॉल आता है और वो कॉल उठा के बोलता है, और राधा कैसी है? मैं तो ठीक हाँ, तुसी दसो, ठीक हो? दीदी ठीक है? पिया ठीक है? यही है तेरी दीदी, स्पीकर पर है फोन, सब सुन रही है। और दस तू आना नहीं है? पिया दा ब्याह रख लो तब मैं आ जावांगी। सीढ़ियों पर खड़ी पिया ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और नीचे उतरकर अपने पापा से फोन छीनकर बोलती है, अब आपको दिल्ली बुलाने के लिए मैं अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी करवा लूं? हमने कभी बोला कि हम वहाँ पर आएंगे जब आप अपने बच्चों की शादी करेंगी? अरे यार हद है, थोड़ी तो शर्म कर लो। आपको घूमने का मौका दे रहे हैं तो आराम से आ जाओ ना, मेरी जिंदगी की वाट क्यों लगा रहे हो? अगर दोबारा आपने ये बात बोली ना, मैं आपके घर में घुस के मारूंगी। पिया की ऐसी बातें सुनकर उसके पिता उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोलते हैं, शर्म आती है या नहीं? ये कैसे बात कर रही है? ज्यादा सर चढ़ गई है। पापा क्या सर पे चढ़ गई हूँ मैं? बताओ मैंने क्या गलत कह दिया? अरे आपकी आंखों पर तो इन रिश्तेदारों की बातों की पट्टी बंधी है, जरा उसे खोलिए देखिए, ये आपकी बेटी का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। अरे किसने हक दिया है इन्हें मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने का? मुझे कब शादी करनी है, कब बच्चे पैदा करने हैं, क्या ये लोग मुझे बताएंगे? देखो कैसे जुबान लड़ा रही है, इसलिए कहते हैं बच्चों को इतनी छूट मत दिया करो। आप तो चुप ही रहिए, कभी आपने अपने घर में झांका है? अरे खुद का बेटा 10 जगह मुंह भी मारता होगा ना, तब भी उसे गंदा नहीं कहेंगी, लेकिन हमारे घर में चली आती है। तो मुन्ना मौसी आप ही बताइए ना, आपने अपनी बेटी की शादी 17 साल की उम्र में कर दी थी, कभी हाल पूछा है उसका? अरे उसका पति आए दिन उसे मारता है, रोज फोन करके बताती है मुझे। अरे तो क्या हुआ, शादी के बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ओजे शट अप यार, एडजस्ट करने की बात कर रहे हो? अरे मार खाते खाते एक दिन जब वो मर जाएगी ना, तब बोलना एडजस्ट करो। और पापा देख लो, आपके ये सड़े से रिश्तेदार
जो अपनी बेटी का घर नहीं बसा पाए वो आपकी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने इसका रिश्ता नहीं करवाया, वरना लड़कों वालों को मैं क्या मुंह दिखाती कि कैसी बदतमीज लड़की से मैंने शादी करवाई है। अरे अगर थोड़ी शर्म बची है ना तो चुप हो जाओ। और पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे पढ़ाया है, प्यार किया है, बड़ा किया है, इन रिश्तेदारों ने थोड़ी ना किया है। मेरी शादी कब किससे कहाँ होगी ये फैसला आपका होगा, मेरा होगा, ना कि इन रिश्तेदारों का। पिया की ये सारी बातें सुनकर सरला बोलती है, बस कर, ऐसे जुबान लड़ाकर और कितना सर झुकाएगी अपने बाप का। बस कीजिए आप, सही किया पिया ने। मेरी बेटी की खुशियाँ बाहर वाले डिसाइड नहीं करेंगे। उसको पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि एक दिन किसी रिश्तेदार के कहने पर उसकी उम्मीदों का गला घोट के हम उसको विदा कर दें। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी क्या ही होगी। हम जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन आप दोनों अभी के अभी निकलो मेरे घर से। वाह पापा, आई लव यू सो मच। इसी बात पे एक गाना सुनो, मैं विचंगा मेरा प्यो, विचंगा मेरी माँ, विचंगी रिश्तेदार टन टन। आखिरकार पिया के घर वालों को भी ये बात समझ आ जाती है कि पिया की शादी का फैसला और उसके हमसफर का चुनाव पिया का होना चाहिए, ना कि उसके रिश्तेदारों का। जिसके कुछ समय बाद में पिया की शादी उसकी पसंद के लड़के से हो जाती है और उसके बाद पिया अपनी जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी करती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिखा अपना बैग पैक करके घर से निकल रही होती है कि तभी उसका पति रचित उसको रोकते हुए बोलता है, शिखा, आज जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो तुम मुझे छोड़कर यूएस जा रही हो। हाँ, क्योंकि अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है। इतना बोलकर शिखा कुछ दिनों पीछे चली जाती है, जब वो शादी करके रचित के घर आई थी और रचित अपनी फर्स्ट नाइट पर शिखा को देखकर उससे बोलता है, देखो शिखा, मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। पर क्यों? क्यों? अरे अंधी हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा? कहाँ मैं दूध सा गोरा और तुम कोयले जैसी काली। हमारा कोई मेल नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर रचित मुंह घुमाकर सो जाता है। अगले दिन शिखा घर में सबसे पहले उठकर नाश्ता और चाय लेकर अपनी सास रूपा के पास जाती है, जहां उसकी सास उससे बोलती है, अरे बहू, तू चाय लेकर आ गई? अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तूने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ माँ जी, आज नहीं तो कल मुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को उठाना ही था। बस बहू, तेरे यही संस्कार देखकर मैंने अपने बेटे के लिए तुझे चुना। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ बहू, पूछ ना। जब रजत जी को मैं पसंद ही नहीं थी तो आपने क्यों जबरदस्ती हमारी शादी करवाई? हाँ बहू, मैं उस कंजर की माँ हूँ, मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। मुझे ऐसी बहू चाहिए थी जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ संस्कारी भी हो। वैसे भी बहू, इस रंग में क्या रखा है? इंसान का दिल साफ होना चाहिए, उसका रंग नहीं। अच्छा बहू, तू अब रचित को चाय दे दे, बिना चाय पिए उसकी आंखें नहीं खुलती। शिखा चाय लेकर रचित के कमरे में जाती है, जहां रचित उसके हाथों में से चाय लेकर नीचे गिरा देता है। रचित का ये व्यवहार देखकर शिखा भी गुस्से में उससे बोलती है, ठीक है, मैं काली हूँ इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करते, पर कम से कम खाने की तो कद्र कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जिस चीज से आप दूर भाग रहे हैं कल उसे ही पाने के लिए तरस जाएं। रचित के कमरे से आती आवाज सुनकर रूपा उनके पास जाती है, जहां रचित चीखते हुए शिखा से बोलता है, मैं अपने कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था और कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड, पर मेरी माँ को सुंदर नहीं काली लड़की पसंद आई, यानी कि तुम। शिखा पर अपने बेटे को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर रूपा उससे बोलती है, रचित, ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? अगर आप नहीं चाहती कि मैं इस काली कलूटी से इस तरह बात करूं, तो आप समझा लो अपनी इस काली बहू को कि मुझसे दूर रहे। शिखा को भला बुरा बोलकर रचित वहां से अपने दोस्त के घर चला जाता है और रात को अपने दोस्त कपिल के साथ नशे में घर आता है। उसको ऐसे नशे में देखकर शिखा रचित को पकड़ने के लिए जाती है, पर रचित उसको वहीं रोककर उससे बोलता है, अरे कितनी बार बोलूं, दूर रहो मुझसे, समझ में नहीं आती बात। पर आप नशे में हैं इस वक्त। नशे में हूँ तो
नशे में अपने दोस्त के साथ घर आ सकता हूँ तो बेडरूम तक भी चला जाऊँगा। मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे साथ है। अब जाओ यहाँ से। शिखा रोते हुए वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। कपिल रचित को उसके कमरे में छोड़कर अपने घर लौट जाता है और अगले दिन रचित को कॉल पर शिखा का मजाक बनाते हुए उससे बोलता है, भाई कल मैंने शिखा भाभी को देखा। यार इतनी सुंदर लड़की तूने पसंद कैसे कर ली? जब से तेरी बीवी को देखा है मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। क्या नमूना लाया है यार तू? कौन से कोयले के खदान से ढूंढ कर लाया इसको? अपने दोस्त की बात सुनकर रचित उसका फोन रख देता है और शिखा के पास जाता है, जहां शिखा किसी बड़ी कंपनी के साथ में मीटिंग कर रही होती है। रचित उसका लैपटॉप बंद करता है और उससे बोलता है, करवा दी मेरी बेइज्जती, मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक। रात को नशे में आप आए थे, मैं नहीं, और अभी मैं बहुत बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर शिखा अपना लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और रचित उसका ये एटीट्यूड देखकर हैरान होकर गुस्से में अपनी माँ के पास जाकर उनसे बोलता है, माँ मैं और इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो काली, ऊपर से इसका एटीट्यूड देखा है। मुझे नहीं पता क्या देखकर आपने इसकी शादी मुझसे करवाई, पर अब मैं और इस कल्लो को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुझे पता है या नहीं? काली है पर पैसे वाली है। बहुत जल्दी ये यूएस में खुद की कंपनी खोलने वाली है और मेरी मान तो कुछ दिन इसको झेल ले, अच्छे से इसका विश्वास जीत ले, ताकि ये अपनी आधे से ज्यादा दौलत तेरे नाम कर दे। माँ अगर सच में ऐसा ही था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेटा बताती तो तब ना, जब तू मुझसे सीधे मुंह बात करता, पर तू तो अपने ही गुस्से में रहता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की है, पर तू कुछ समझे तब ना। रूपा और रचित आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शिखा चुपके से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। शिखा अपनी सास का असली रूप देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो तुरंत अपने लॉयर के पास जाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों के नाम करवा देती है और अपने रहने का सारा बंदोबस्त यूएसए में करवा लेती है। वहीं दूसरी ओर रचित शिखा से झूठे प्यार का दिखावा करने के लिए उसको पूरे घर में ढूंढने लगता है, पर शिखा उसको कहीं नहीं मिलती, जिसके लिए वो घर से बाहर जाता है और शिखा को रोड पर अकेला देखकर उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी अचानक एक बाइक वाला उसको टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है। रचित की ये हालत देखकर शिखा जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर कुछ दिनों के लिए रचित को आराम करने के लिए बोल देते हैं। रचित की ये हालत देखकर वो अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाती है और दिन रात उसकी देखभाल करती है। अपने लिए शिखा का निस्वार्थ प्रेम देखकर रचित को सच में उससे प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों में रचित बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने दिल की बात बताने के लिए अपनी माँ के साथ उसके पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि शिखा अपना बैग पैक करके कहीं जा रही होती है। उसको ऐसे जाते हुए देखकर रचित बोलता है, शिखा तुम कहीं जा रही हो? हाँ माँ जी, मैं आप दोनों की नजरों से बहुत दूर यूएसए जा रही हूँ। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ बच्चों के नाम कर दी है और आप दोनों के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। पर क्यों बहू? अब तो रचित ठीक भी हो गया है और उसने तुझे अपना भी लिया है, फिर भी तू ऐसा बोल रही है। माँ, आप दोनों ने कभी भी मुझे नहीं अपनाया। ये सारा प्यार आप दोनों का नाटक था। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता है। मैंने उस दिन आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी और उसी दिन मैंने ये फैसला भी ले लिया था कि आप दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। पर उसी दिन रचित का एक्सीडेंट हो गया। बस इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक रचित ठीक नहीं होते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर अब रचित बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, इसलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर शिखा वहाँ से हमेशा के लिए यूएसए चली जाती है, जिसके बाद रूपा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और रचित को शिखा की वो बात याद आती है जब शिखा ने उससे बोला था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस चीज से आप आज दूर भाग रहे हैं उसे ही पाने के लिए तरस जाए। उसकी ये बात सोचकर रचित को अपनी बातें याद आती हैं कि आखिर किस तरह वो शिखा पर चीखता चिल्लाता था। आज उसकी अपनी गलती की वजह से ही शिखा उससे दूर जा चुकी है। शिखा को खोकर
रचित को एहसास होता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या खोया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।